हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके सीटीपी फाउंडेशन सीरीज के अगले पार्ट में। और आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था 10 क्वेश्चन, उसके बारे में उसके आंसर डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज का नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिछले क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दिया था उसके आंसर। तो दोस्तों, पिछले क्लास में जो हमने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए थे, अभ्यास प्रश्न क्लास के बाद, उसके आंसर की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, बाल विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, तो इसका आंसर होगा सी, गर्भावस्था से। विकास जीवन भर चलता है और इसकी शुरुआत माँ के गर्भ से ही होता है। दूसरे प्रश्न का आंसर, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो उसमें आएगा आंसर सी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ये इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बीएड में आपने पढ़ा होगा। सो वुडवर्थ के अनुसार विकास इक्वल टू वंशानुक्रम प्लस वातावरण। अगला प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक विकास की दिशा कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा सी, सिर से पैर की ओर। इसे सिरोपक्षीय सिद्धांत कहते हैं। इसमें बच्चा पहले सिर संभालना सीखते हैं, फिर पैरों पर नियंत्रण पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि यानी ग्रोथ के संबंध में सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। आप साथ साथ अपना आंसर मैच करते जाए और कितना आपने स्कोर किया पाया वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बी, बुद्धि जीवन भर चलती है, वृद्धि। नेक्स्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने बताया था बीपीएससी के लिए, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विविध शिक्षण विधियों और सामग्रियों का उपयोग करना। समावेशी एजुकेशन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत हर बच्चे की गति के अनुसार पढ़ाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, विकास का सामीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बी, विकास केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, अवधारणा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो इसका आंसर होगा डी, बौद्धिक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास का। अगला प्रश्न है 8, शिक्षण की खेल विधि प्ले ऑफ मेथड मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और लास्ट, बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परिवार। और लास्ट एक और क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये है बी से, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास अटूट है, यह कभी नहीं रुकता, बस इसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज हो सकती है। तो इस तरीके से हमने पिछले क्लास के क्वेश्चन किया। अब हम आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के क्लास की जो बात कर रहे हैं, हमारा ये सीडीपी फाउंडेशन सीरीज पार्ट 2 है, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। संपूर्ण नोट्स आपको मिलेगा इस क्लास में, आप कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स भेज देंगे। तो आज हम बात करने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से देखिए, ये सारी बेसिक चीज़ें अभी हम समझ रहे हैं, एडवांस भी समझेंगे साइकोलॉजी की। तो पहले हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, जैसे शिक्षा शास्त्र भी बोला जाता है, पहले सरल से कठिन की ओर। तो अभी हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है, मनोविज्ञान का इतिहास एवं व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में यह कल 20वीं सदी में वर्तमान समय तक माना जाता है। इसकी प्रमुख प्रतिपादक जेबी वॉटसन है। यह चेतना के विज्ञान को मानने के विरुद्ध स्वरूप अस्तित्व में आया है। यानी मनोविज्ञान की बात की जा रही है तो मुख्य विषय है व्यवहारवाद के अंतर्गत अवलोकित घटना यानी उद्दीपन, स्टिमुलस तथा अनुक्रिया मुख्य अध्ययन के विषय है। यानी कहा जो इस यानी साइकोलॉजी में दो चीजें होती है, एक है उद्दीपन और दूसरा है अनुक्रिया। पहला स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। अब इसकी बात करें तो आपने अगर लर्निंग थ्योरी समझा होगा आपने, या हमारी क्लास में धीरे धीरे समझेंगे, तो कहा जो कोई स्टिमुलस होता है तभी रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर कुत्ते को भूख लगती है, अगर उनके सामने आप रोटी देंगे तो जाके प्रतिक्रिया करेगा। अगर किसी पिंजरे में बंद कर दे और बाहर कुछ सामान रख दे तो वो लेने की कोशिश करेगा। या तो ये क्या है, स्टिमुलस उनके लिए रोटी का काम करेगा और उसके लिए अनुक्रिया करेगा। उसके बाद प्रमुख समर्थक विद्वान जो है इसके, वुडवर्थ, वी एफ स्किनर, जेम्स डेवर, इवान पाब्लोव, एडवर्ड थॉर्नडाइक तथा क्लार्क हॉल। ये कई बार पूछा जाता है, व्यवहारवाद का विज्ञान है, साइकोलॉजी एक व्यवहार का विज्ञान है, इसके कौन कौन समर्थक हैं। अगला है जेबी वॉटसन का योगदान। जेबी वॉटसन का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में क्या योगदान है,
तो इन्होंने पशु व्यवहार पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने अंतर्दर्शन यानी इंट्रोस्पेक्शन विधि को पूरी तरह बहिष्कार करके वस्तुनिष्ठ या निरीक्षण विधियों को स्थापित किया। वाटसन के अनुसार व्यवहार परिस्थितियों एवं वातावरण से निर्मित होता है। इसकी प्रसूत बिहेवियरिज्म 1924 में प्रकाशित हुई थी और ये क्वेश्चन आ चुका है बिहेवियरिज्म। अगला है व्यवहार के 3 पक्ष उन्होंने बताया है, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, इफेक्टिव भावात्मक और साइकोमोटर क्रियात्मक। संज्ञानात्मक यानी चिंतन, सोच, स्मरण करना। भावात्मक मतलब प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, दया, करुणा। और क्रियात्मक तैरना, खेलना, शारीरिक क्रिया। तो ये सारी क्या है, 3 पक्ष है व्यवहार के साइकोलॉजी के अनुसार। अब वुडवर्थ का कथन और उनकी पुस्तक जो है ये भी बुक आ चुकी है। आप अगर टीचर एग्जाम के प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वुडवर्थ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डायनामिक साइकोलॉजी। इनके अनुसार व्यवहार अनुभव एवं प्रतिक्रिया के द्वारा निर्मित होती है। अनुभव और प्रतिक्रिया। उसके एक बड़ा ही ऐतिहासिक कथन है, मनोविज्ञान के विकास क्रम को स्पष्ट करती है। वुडवर्थ ने कहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना को त्यागा और वर्तमान में वह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुआ है। ये भी आ चुका है कोटेशन, वुडवर्थ का कोटेशन है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना को त्यागा और वर्तमान या व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। एमिंग्स हॉर्स का कथन है, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। 1908 में उन्होंने कहा था, साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर बात करें यहाँ पे, देखिए आप जो भी लाइन है, मैंने कोई ऐसी लाइन नहीं उठाई है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक लाइन से आप देखेंगे तो क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। यानी इन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। मनोवैज्ञानिक अतीत बहुत लंबा है तो इसका इतिहास बहुत छोटा है। इस तरह प्रमुख मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं जो हैं इसमें वाटसन की देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला था, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक विधायक और निश्चित विज्ञान है। तो इसी तरह से देख सकते हैं जेम्स डेव डुगल, विलियम मैकडुगल, क्रो एंड क्रो सबसे बड़ा फेमस है साइकोलॉजी में। क्रो एंड क्रो का आता ही है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है। मानव व्यवहार, बिहेवियर और रिलेशनशिप की बात की क्रो एंड क्रो ने। इसके बाद स्किनर ने मनोवैज्ञानिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी की अनुक्रियाओं का अध्ययन है। कहा, जो डिफरेंट आपके लाइफ में सिचुएशन आते हैं उसमें आप क्या अनुक्रिया करते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका अध्ययन मनोविज्ञान है। और बी एफ स्किनर शिक्षा के समय उन्होंने बोला, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है जो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट शामिल किया था। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ एवं व्युत्पत्ति। क्या है, शाब्दिक अर्थ शिक्षा का बोला जाए तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस व्याकरण अर्थ समझे, एटिमोलॉजिकल मीनिंग समझे तो अंग्रेजी शब्द एडुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है, जो एडुकेटम 2 शब्दों के योग से बना है। ई यानी अंदर, फ्रॉम विदिन, और डुको माने बाहर निकालना, टू लीड आउट, अर्थात बाहर के बालक के अंदर निहित जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करना ही शिक्षा है। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब लैटिन मूल के अन्य संबंधित शब्द हैं कुछ, एडुसेयर, एडुकेयर। तो एडुसेयर मतलब विकसित करना है, बाहर निकालना। एडुसेयर मतलब आगे बढ़ाना, पोषण करना या शिक्षित करना। अब शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना देखते तो एडवर्ड थॉर्नडाइक, जर्ड, लुइस टर्मन, स्टेनले हॉल के अकथ प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला है शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो बार बार आता है एग्जाम में। देखिए सबसे पहले जॉन डीवी का उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी शिक्षा में, लर्निंग बाय डूइंग। शिक्षा मनुष्य को अपने सभी प्रकार की क्षमताओं को विकसित करने एवं वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करती है, ये जॉन डीवी ने बोला था। उसके बाद महात्मा गांधी, बालक या मनुष्य शरीर, मस्तिष्क, मन और आत्मा के सर्वोत्तम अंग की संपूर्ण अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।
और अगला है स्वामी विवेकानंद, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। यानी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा बालक का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होती है। जॉन डीव का एक और कथन है, शिक्षा दर्शन का गतिशील रूप या पक्ष है, जबकि दर्शन शिक्षा के लक्ष्यों को तय करने में सहायता करती है। नेक्स्ट है अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होना ही शिक्षा है, अरस्तु ने बोला था। और क्रो एंड क्रो काफ़ी ज़्यादा फेमस इनका आता है, मैंने पहले बोला था, इस साइकोलॉजी में इनका कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। शिक्षा व्यक्तिकरण एवं सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति एवं सामाजिक उपयोगिता को बढ़ावा देती है। और लास्ट में फ्रेडरिक फ्रॉबेल, जिन्होंने किंडरगार्टन के फादर ऑफ किंडरगार्टन बोला जाता है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपनी जन्मजात अंतर्निहित शक्तियों को विकास बाहर की ओर करता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा संबंधी अवधारणा विशुद्ध रूप से प्रकृतिवादी है। इन्होंने एक स्थापना की थी शांति आश्रम। उनके अनुसार बालक को खुले आसमान के नीचे प्रकृति के सानिध्य में स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब साथ में ये गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा ने वर्धा स्कीम बेसिक एजुकेशन पे विशेष बल दिया। तो क्या है वर्धा स्कीम? मुख्य उद्देश्य शारीरिक श्रम एवं क्रियाशीलता का विकास करना है। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा यानी वर्धा स्कीम क्या है, का उद्देश्य क्या है? शारीरिक श्रम एवं क्रियाशीलता का विकास करना। उन्होंने समन्वित शिक्षा की वकालत की। ध्यान रहे, इस बुनियादी शिक्षा के विस्तृत रूप का डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तैयार की थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जो इनकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, और बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य महात्मा गांधी ने। दोनों क्वेश्चन आ चुका है, दोनों याद रखिएगा आप लोग। अगला है शिक्षा के प्रकार एवं पद्धति, और ये हमने कल भी डिस्कस किया था, पिछले क्लास में देख सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों हमने डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला है शिक्षा की पद्धति एवं प्रक्रिया। ध्रुव, शिक्षा की अलग अलग प्रक्रिया है, पद्धति है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, एक मुखी शिक्षण पद्धति, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली समान अनौपचारिक प्रक्रिया, यूनिपोलर है। दूसरा है बाइपोलर, द्विमुखी शिक्षा पद्धति। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी, बाइपोलर प्रोसेस। ये जॉन डीवी ने बोला था, याद रखिएगा ये भी कॉन्सेप्ट। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के, और लास्ट में जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जहाँ पे टीचर, लर्नर प्लस सोशल इन्वायरमेंट, करिकुलम। तो जॉन डीवी के प्रयोगवाद करके लर्निंग बाय डूइंग तथा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा बल दिया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा तथा समाज है। और उन्होंने एजुकेशन ट्राइपोलर जो बोला है, पहला देख सकते हैं, टीचर, लर्नर और कंटेंट यानी करिकुलम। अगला है शिक्षा के चर। तो शिक्षा के चर आप देख सकते हैं, वेरिएबल्स ऑफ एजुकेशन, कल भी हमने डिस्कस किया था। इंडिपेंडेंट चर, डिपेंडेंट चर और इंटरवेनिंग चर। तो डिपेंडेंट क्या हो, शिक्षक, इंडिपेंडेंट चर शिक्षक हो गए, डिपेंडेंट चर शिक्षार्थी हो गए, स्टूडेंट हो गए, और इंटरवेनिंग चर यानी शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, TLM, ये जो मेथड आप जो यूज करते हैं शिक्षण के दौरान, ये सारी चीज़ें। अब शिक्षा के 4H की कल भी हमने बात करी थी, हेड, हार्ट, हैंड एंड हार्ट। ये रिवीजन थोड़ा आप लोगों के लिए है। अगला जो आज का जो मेन हमें समझना था, यह शिक्षण के 10 मुख्य सूत्र। यहाँ से हर बार आप देखेंगे तो क्वेश्चन आ रहा है। इसमें है सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो सबसे पहले आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जो बहुत ही हर एग्जाम में आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो शिक्षण के सूत्र है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। इससे बुनियादी नियम है जो बच्चों को कोई भी नई बात आसानी से सिखाने में मदद करती है। बच्चों को सिखाने में सबसे आसान मेथड क्या है? इसके लिए शिक्षण सूत्र को हमें समझना बेहद जरूरी है। इसके इस्तेमाल में पढ़ाई बोझिल नहीं लगती, छात्र आसानी से कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, यानी बच्चे को जो पहले से पता है, पूर्व ज्ञान। जैसे हम क्लास में जाते हैं, पूर्व ज्ञान की परीक्षण करते हैं, कुछ प्रश्न पूछ के
कुछ क्वेश्चनर कुछ डिफरेंट वे से, तो उसे आधार बना के नई या अनजानी बातें सिखाया जाता है। उदाहरण, यदि बच्चों को प्रकाश संश्लेषण, अगर साइंस की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस सिखाना है तो पहले उसमें पौधे और उनमें मिलने वाली धूप, पानी, रोज जो देखते हैं के बारे में बात करें। फिर प्रमुख वैज्ञानिक प्रक्रिया समझेंगे। अगला है सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आसान और बुनियादी बातें सिखाना, फिर धीरे धीरे कठिन या गहराई वाली बातों पर जाना। जैसे गणित में बच्चों को सीधी गुणा भाग सिखाने के बजाय शुरुआत में आसान जोड़ घटाव यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाया जाता है। तो ये क्या है, सरल से आसान। अगला है मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो चीज़ें सामने दिखाई देती है या जिन्हें छुआ जा सकता है उसे मूर्त बोलते हैं। पहले उनकी उनकी मदद लेना, उसके बाद उन विचारों को समझाना जिसे सिर्फ सोचा जा सकता है, अमूर्त। जैसे गिनती सिखाने के लिए पहले बच्चों को असली सेब, कंचे या उंगलियां दिखाई जाती है, उंगली पे 1 2 3 4। बाद में उसे बोर्ड पे सिर्फ नंबर 5 लिखकर जोड़ना सिखाया जाता है। तो ये है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले उनको कुछ एग्जाम्पल देके सामने में मूर्त चीज़ें रखे और बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर, इनडिफाइन डेफिनेट टू डेफिनेट। शुरुआत में बच्चे के मन में किसी चीज को लेकर धुंधले या अस्पष्ट विचार होते हैं, अनिश्चित होता है। शिक्षक का काम उन विचारों को स्पष्ट और सटीक नियमों में बदलना है। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, छोटे बच्चे जानते हैं कि पानी में कुछ चीजें तैरती है और कुछ डूब जाती है, अनिश्चित ज्ञान है। शिक्षक प्रयोग करके उन्हें डेंसिटी, घनत्व या उत्प्लावन बल का नियम बताकर उनके ज्ञान को पक्का करता है। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस। पहले किसी बड़ी समस्या या विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना, विश्लेषण। फिर उन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक पूरा निष्कर्ष निकालना, संश्लेषण। तो आसान भाषा में अगर समझे तो भूगोल में पहले भारत के अलग अलग राज्यों, उनकी मिट्टी, मौसम के बारे में अलग अलग पढ़ाना, ये क्या है, विश्लेषण है। और अंत में पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर उनके कंबाइंड असर के एक साथ जोड़कर समझाना, संश्लेषण। कंबाइंड विश्लेषण मतलब टुकड़े टुकड़े समझना। अगला है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो चीजें छात्र के सामने वर्तमान में मौजूद है पहले उसके बारे में बताया जाता है, उसके बाद उन चीजों या के बारे में बताया जाता है, जैसे भूतकाल या भविष्यकाल की बातों को समझना सामने मौजूद नहीं होता है। जैसे इतिहास पढ़ने के लिए पहले बच्चे गांव या शहर की पुरानी इमारतों या किलों जो प्रत्यक्ष है क्या उदाहरण देना, फिर उसके सहारे देश या दुनिया के प्राचीन इतिहास और प्रत्यक्ष की कहानी सुनाना। अगला है विशिष्ट से समान की ओर, पर्टिकुलर टू जनरल। यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। पहले बच्चों के सामने कुछ समान खास उदाहरण रखना, फिर उन उदाहरणों के आधार पर एक समान नियम या फॉर्मूला बनाना। जैसे व्याकरण सिखाते समय शिक्षक पहले कई नाम लेते हैं, जैसे राम, दिल्ली, पेन, किताब। ये क्या है, समान। फिर समान नियम बताता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह है विशेष से समान की ओर। अगला है आगमन से निगमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। आगमन से निगमन और निगमन से आगमन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो आगमन से निगमन की बात करें, इंडक्टिव टू डिडक्टिव या विशिष्ट से समान की ओर, याद रखेंगे ये विशिष्ट से समान की ओर की तरह है। इसमें पहले बहुत सारे उदाहरण देकर बात समझाई जाती है, आगमन। फिर अंत में बने हुए नियम या सूत्र को दूसरी समस्याओं पर लागू किया जाता है, निगमन। इसका उदाहरण देखिए, विज्ञान में पहले बच्चों को दिखाया जाता है कि गर्म करने पर लोहा, तांबा या एल्युमिनियम फैलते हैं, ये क्या है, आगमन है। इससे नियम यह बनता है कि गर्म करने पर धातुएं फैलती है। फिर इसे नियम का उपयोग करके वे समझ पाते हैं कि रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है, निगमन। तो आगमन से निगमन आपने समझ लिया, विशिष्ट से समान की ओर, और निगमन से आगमन होगा समान से विशिष्ट की ओर। यानी पहले इसमें क्या किया जाता है, पहले परिभाषा बताया जाएगा, बाद में उदाहरण दिए जाएंगे। इसमें क्या किया, पहले उदाहरण देके समझाया जाता है और बाद में परिभाषा किया जाता है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट। हमारा दिमाग किसी भी चीज को पहले पूरा देखता है, उसके बाद उसे छोटे अंशों पर ध्यान देता है। इसीलिए पहले पूरी वस्तु का परिचय दे, फिर उसके भागों का। जैसे कक्षा में कंप्यूटर सिखाते समय पहले बच्चों को पूरा कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एक साथ दिखाया जाता है, उसके बाद एक एक करके कीबोर्ड या माउस के काम को अलग से समझाया जाता है। यह है होल टू पार्ट।
और नेक्स्ट है ग्रॉस टू सबटल, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जो चीज़ें बड़ी, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली होती है उसे स्थूल, उन्हें पहले पढ़ना। उसके बाद उन बारीकी या छुपी हुई बातों को समझना जिन्हें समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है। जैसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी में बच्चों को पहले पूरा पेड़ या पत्ती दिखाई जाती है। जब ये इसे समझ जाते हैं तब माइक्रोस्कोप की मदद से पत्ते के अंदर मौजूद छोटी कोशिकाओं या एस्टोमेटा सूक्ष्म दिखाई जाने वाली चीज़ों समझाया जाता है। तो आज हमने समझा ये शिक्षा के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते एक स्पेंसर का सूत्र नोट है। हर्बल स्पेंसर के अनुसार हमारे पाठ सदैव स्थूल से प्रारंभ पर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए। उनका ये कोटेशन है, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्ञान के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। शिक्षा के द्वार बाय पवन सर। धन्यवाद।